नमस्कार, फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो हाल ही में ये सुर्खियों में भी रहा हुआ है। तो आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पॉलिटिकल साइंस लागू होती है जिस एग्ज़ाम में, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इस टॉपिक से प्रश्न आने की। तो इसलिए आज का जो हमारा विषय चर्चा का वो है नागरिकता। इस विषय पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो नागरिकता की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जो एकल नागरिकता है, ठीक है, ये एक तरह से एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। एकल नागरिकता है वो क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है, उसका ये एक तरह का लक्षण है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता का विस्तृत वर्णन किया गया है और इसके संदर्भ में संविधान के अंदर स्पेशल एक भाग है जो भाग 2 कहलाता है। ठीक है, भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। संविधान का भाग 2 है, उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? नागरिकता है। और अगर अनुच्छेदों की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में, नागरिकता के अर्जन, उसके नियम, सारे चीज़ें हैं जो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अपनी कोशिश करेंगे कि हर एक पहलू पर बात करें, हर एक अनुच्छेद पर बात करें। ठीक है ना, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, ताकि अपना इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है वो परीक्षा में गलत न हो। तो नागरिकता है, भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो प्राप्त करने की 4 श्रेणी है। 4 श्रेणियों में नागरिकता को विभाजित किया गया है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक किस तरह हो सकता है, उसकी कितनी श्रेणी है? 4 श्रेणी है। तो पहले अपने उन 4 श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी श्रेणी के अंतर्गत भारत का नागरिक है कोई व्यक्ति बन सकता है। ठीक है ना, या कोई भी नागरिक भारत का, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, इसके बारे में सारे प्रावधान है वो इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत किया गया है। तो पहले अपने बात कर लेते हैं इन्हीं 4 श्रेणियों की। तो नागरिकता की जो 4 श्रेणियां हैं वो देखिए। नागरिकता की श्रेणियां, तो मैंने 4 श्रेणियां बताई है। उन्हीं 4 श्रेणियों से आपके 4 अनुच्छेद भी क्लियर हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 5, ठीक है, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8, इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत ये श्रेणियां वर्गीकृत की गई है। ठीक है, तो अच्छे से समझना, बिल्कुल सिंपल भाषा में कोशिश करेंगे कि इसको जितना सरल हो सके अपने इस चीज़ को क्लियर करें। तो भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता है वो भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णित है। ये 2 कॉमन बातें आपको याद रखनी है। तो पहली जो श्रेणी है, यानी कि इसके अंतर्गत श्रेणी 1 आएगी, इसके अंतर्गत श्रेणी 2 आएगी, ये 3 आएगी और ये 4 तरह की आएगी। यानी 4 तरह के लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहला क्या है? पहली जो व्यवस्था अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वो क्या है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। तो उसके लिए है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत का मूल निवासी है, क्या है? भारत का मूल निवासी है। अगर वो भारत का मूल निवासी है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का मूल निवासी है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए 3 शर्तें हैं।
तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त वो पूरी करता हो। शर्तें कितनी है? 3। ठीक है ना। पहली शर्त क्या है कि या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है। दूसरी जो श्रेणी है इसके अंतर्गत, ठीक है, उसके अंतर्गत है यदि उसके माता पिता, ठीक है ना, उसके माता या पिता या दोनों में से या दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो। ठीक है ना। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसकी संतान भारत की निवासी मानी जाएगी। ठीक है ना। तो उसके बाद तीसरा है कि संविधान के लागू होने से पूर्व, ठीक है ना, तीसरी कंडीशन क्या है? संविधान के लागू होने से पूर्व 5 वर्ष पहले, ठीक है ना, 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। क्या रहा हो? भारत में रह रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो अनुच्छेद 5 है वो क्या क्या प्रावधान करता है, उसके अंतर्गत क्या चीजें हैं? एक तो वो भारत का मूल निवासी है। ठीक है ना। ठीक है। मूल निवासी होने के साथ साथ यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, पहली शर्त, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का या दोनों का जन्म भारत में हुआ हो, या तीसरी कंडीशन है कि भारत का जब संविधान लागू हुआ उससे पहले 5 साल पहले से वो भारत के अंदर रह रहा हो, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अनुच्छेद 5 कहता है। ठीक है। तो पहली श्रेणी क्लियर हो गई, यानी कि भारत का मूल निवासी, ठीक है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है ना, या भारत के नागरिक हो, या संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से पहले वो भारत के अंदर रहता हो। ये 3 शर्त है वो जो पहली श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत अपने भारत का नागरिक किसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। दूसरी जो श्रेणी है जो अनुच्छेद 6 के तहत है, उसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है? तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कहा गया है, यानी अनुच्छेद 6 में ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है ना, यानी कि मेन बात है कि पाकिस्तान से भारत आया हो। क्या है? पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी या उसका कोई वंशज, ठीक है ना, अविभाजित भारत के अंदर पहले से निवास करते हो। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो उससे पहले उसके जो परिवार, यानी कि उसके माँ बाप या उसके दादा दादी, ठीक है ना, अविभाजित भारत में रहते हो, लेकिन वो व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया, यानी विभाजन के दौरान पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वो पाकिस्तान से भारत आ गया, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा अनुच्छेद 6 के तहत। ठीक है। इसके अंतर्गत 2-3 बातें हैं, 2-3 तारीखें वो अपने को याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित होना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत आया है तो भारत का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि उसके वंशज है वो भारत के हैं, यानी उसके माँ बाप या दादा दादी है वो मूल भारत के निवासी है, यानी अविभाजित भारत के निवासी है। वो व्यक्ति जब विभाजन हुआ उसमें पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वो पाकिस्तान से भारत में आ गया, ठीक है ना, और उसका आगमन है वो 19 जुलाई 1948 से पूर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि 19 जुलाई 1900 पहले वो भारत में आ गया तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 6 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद यदि वह 19 जुलाई 1948 से बाद में भारत में आता है, यानी ये जो डेट दी हुई है इस तारीख से बाद में अगर वो भारत में आता है तो यहाँ उसको पंजीकृत करवाने के बाद में, ठीक है ना, पंजीकृत करने से पूर्व 6 माह तक निवास करना पड़ेगा। कितना? 6 माह तक निवास करना पड़ेगा। उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। 2 चीज़ें आ गई, एक तो वो पाकिस्तान से भारत आया हो
और वो कब आया, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि इसके बाद आता है तो उसको क्या करना, पंजीकृत अपनी नागरिकता को पंजीकृत करवाने से पूर्व 6 माह तक यहाँ निवास करना पड़ेगा। ये दूसरी श्रेणी है इसकी। ठीक है, 2 श्रेणी क्लियर हो गई होगी। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है। उसके बाद अपने बात करते हैं तीसरी श्रेणी की जो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत आती है। तो यानी कि इसके अंतर्गत है एक डेट है 1 मार्च 1947 को, 1 मार्च 1947 को। अब ये जब विभाजन हुआ था उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है, यानी भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे, उसमें कुछ लोग क्या है कि पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना, कुछ लोग क्या है पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान से वापिस फिर भारत आ गए। 2 कंडीशनें हुई। ये तो पहली कंडीशन थी कि पाकिस्तान में ही थे, उस क्षेत्र में ही थे वो, लेकिन विभाजन के बाद में वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन वो भारत का नागरिक बनना चाहते थे, इसलिए वो भारत आ गए, तो उनको नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत मिल गई। लेकिन कुछ लोग थे वो भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ उनको रास नहीं आई, या किसी कारणवश जो भी कोई कारण रहा होगा, वो वापिस भारत की तरफ आ गए, यानी कि वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुच्छेद क्या है, 7 है। तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, लेकिन बाद में फिर वो भारत आ गया, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है ना। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 6 माह से पूर्व यानी 6 माह तक रहते हुए पंजीकरण एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, उसका 6 माह बाद पंजीकरण होगा। तो ऐसे नागरिक भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। जो 1 मार्च 1947 जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान से वापिस आ गए, तो उनको यहाँ भारत में 6 माह तक रहना पड़ेगा, उसके बाद उनका नागरिकता है उसका पंजीकरण होगा। ये अनुच्छेद 7 तय करता है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 7 है वो प्रबंध करता है पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ था उससे संबंधित, और अनुच्छेद 6 वो बात करता है किससे, कि यानी कि जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में आए थे उनके लिए, लेकिन ये जो व्यवस्था करता है वो सीधा सीधा मूल निवास जो भारत के अंदर रह रहे हैं उसके परिवार वाले रह रहे हैं, तो वो भारत के नागरिक ऑटोमेटिक माने जाते हैं। अनुच्छेद 8 है, 8 विदेशियों के लिए, यानी कि कुछ लोग भारत के जो निवासी हैं, जो मूल निवासी थे भारत के किसी टाइम में, लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसके बारे में प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 8 के तहत है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता, ठीक है, या दादा दादी, इनमें से कोई भी अविभाजित भारत में रहते हो पहले, लेकिन वो किसी कारणवश बाहर चले गए या बिजनेस के रूप में या किसी रूप में वो बाहर चले गए, तो उनकी जो संतानें हैं वो भारत की नागरिक बन सकती है अनुच्छेद 8 के तहत, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब भारत के जो निवासी हैं, भारत के निवासी जो बाहर रह रहे हैं, बाहर विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता का प्रबंधन करता है, नागरिकता का प्रबंधन करता है। तो ये 4 बातें हैं, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। कई बार सीधी सीधी लैंग्वेज है वही प्रश्न में पूछ ली जाती है। प्रश्न जैसे आ गया कि भारत के वो जो निवासी जो विदेशों में रह रहे हैं उनके कोई मतलब संतान है वो भारत का नागरिक बन सकती है, किस अनुच्छेद के तहत, आपको ऑप्शन मिलेगा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8। तो आपको उत्तर देना है अनुच्छेद 8, ठीक है। अनुच्छेद 7 है वो सीधा सीधा है कि जब विभाजन हुआ था उस समय भारत के लोग कुछ पाकिस्तान में गए थे लेकिन फिर वापस भारत में आ गए, उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 करता है। अनुच्छेद 6 है वो सीधा सीधा ये कहता है कि जब विभाजन हुआ था उस समय जो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे लोग वो वहाँ से भारत की तरफ आ गए थे, ठीक है ना। तो 6 और 7 के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि ये अपना भारत है, ठीक है। अब मान लो यहाँ के, मान लो ये जो पहले अविभाजित भारत इस तरह था, यानी कि पाकिस्तान भी सम्मिलित था। अब मान लो विभाजन हो गया इस तरह, ये विभाजन हो गया तो यहाँ कुछ लोग थे, ठीक है, जो पाकिस्तान में चले गए, अब ये भारत में आ गए, कहाँ आ गए, भारत में आ गए और भारत के निवासी बनना चाहते हैं। तो इसके लिए प्रावधान है अनुच्छेद 6।
अब कुछ इस समय क्या है कि कुछ लोग यहाँ भारत के थे लेकिन पाकिस्तान चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। अब वो वापस भारत आना चाहते हैं और भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। उनके लिए प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 7 है। तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चारों अनुच्छेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद अपने 4 अनुच्छेदों की चर्चा कर चुके हैं, जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, जिसके अंतर्गत 4 नागरिक श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया। चारों को अपने अच्छे से समझा। अब उसके बाद अपने देख लेते हैं कि अनुच्छेद 9 क्या कहता है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, इनके अंदर क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद जो 9 है वो क्या है? किसी भी व्यक्ति है, ठीक है ना, अगर मान लो कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है ना, भारत का कोई व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है, वो किसी विदेश की या किसी दूसरे देश की, भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाती है। यानी कि अनुच्छेद 9 है वो सीधी सीधी बात है, अनुच्छेद 9 है वो इस बारे में प्रावधान करता है, यदि कोई भारत का नागरिक विदेश में चला गया, वहाँ रहने लग गया और भारत की नागरिकता को से वो त्याग पत्र देना चाहता है और उस देश की उसने नागरिकता ले ली, उसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 9 के तहत की गई है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 10 है, वो ये कहता है कि कोई भी, अगर कोई भी भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक तब तक समझा जाएगा, ठीक है ना, और यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, माना जाएगा, ठीक है ना। भी कोई भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक कब माना जाएगा? इस संबंध में विधि बनाने की पावर, विधि बनाने की पावर, ठीक है ना, वो किसके पास है? संसद के पास है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 10, क्योंकि ये 10 अनुच्छेद है, यही अब की बार जो पीछे चल रहा था डिस्ट्रीब्यूट, उसके संबंध में है। तो ध्यान रखना, विधि बनाने की जो पावर है, यानी कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। अभी आपने देखा कि भारत के अंतर्गत ये अभी जो पीछे जो एक आंदोलन चला था एक तरह से, ठीक है, नागरिकता को लेके, तो उसका प्रावधान क्या था? अनुच्छेद 10 ही था, क्योंकि संसद ने अनुच्छेद 10 के आधार पर विधि बनाई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवासी हैं वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि वो भारत में प्रव्रजन करते हैं। तो वो विधि बनाने की पावर किसके पास है? संसद के पास है। कोई भी व्यक्ति नागरिक कब बन सकता है, कब नहीं बन सकता, बाहर का व्यक्ति, उसके संबंध में विधि बनाने की पावर किसके पास है? संसद के पास है। तो अनुच्छेद 10 वो ये कहता है कि जो नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति है वो किसके पास रहेगी? संसद के पास रहेगी। तो ये अनुच्छेद क्या है? 10 है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? संसद के अंतर्गत आती है, जो नागरिकता से संबंधित विधि का निर्माण कर सकती है। उसके बाद अगर अपने बात देखें अनुच्छेद 11 की, तो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है ना, नागरिकता का अर्जन और समापन, ठीक है ना, समापन, यानी कि कोई व्यक्ति है उसकी नागरिकता है उसके पास या नहीं है, मान लो नहीं है, उसको अर्जित किस तरह करेंगे और उसका समापन किस तरह करेंगे, इस संबंध में, ठीक है ना, विषयों पर विधि बनाने की पावर भी किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता वो रद्द कर सकती है संसद विधि बना के। तो ये भी पावर, यानी अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10 और 11 है वो क्या है? विधि निर्माण से जुड़ा हुआ है, नागरिकता से संबंधित विधि का निर्माण से संबंधित है ये। तो इसके अंतर्गत क्या है? संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन और उसकी समापन की संबंध में विधि बना सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 9 है वो क्या है
अपने अनुच्छेद 210 है वो क्या कहता है कि विधान निर्माण कर सकती है, यानी कि कोई भी नागरिक है वो भारत का नागरिक माना जाए या ना माना जाए, उसके संबंध में विधि बनाने की पावर क्या है, संसद के पास है। 9 और 10 में अंतर ये है देखना कि अनुच्छेद 210 है वो क्या क्या कहता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा, इसकी विधि संसद बनाएगी। और जो अनुच्छेद 11 है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति नागरिक है, उसकी नागरिकता का अर्जन और उसके समापन की विधि है वो भी संसद बनाएगी। तो अनुच्छेद 9, 10 और 11, ठीक है। और इस तरह अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट नागरिकता से जुड़ा हुआ। उसके बाद में इसी नागरिकता पे महत्वपूर्ण विषय रह गया क्या, एक तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, ठीक है ना, उसके प्रावधान देखने पड़ेंगे। एक जो अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा उसके ऊपर करंट इश्यू भी अपने को देखने पड़ेंगे, क्योंकि करंट इश्यू के साथ रिलेट होता हुआ क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन करंट इश्यू पर बात करें, ठीक है ना, ताकि अपना जो इससे जुड़ा हुआ अगर अपने आधुनिक तौर पे अपने देखें करंट जीके के तहत प्रश्न आता है तो किस तरह वो प्रश्न बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।